बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि इस ग्लैंड से कौन-कौन से हार्मोन जो हैं वो सीक्रेट होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर कौन-कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा-सा इसकी लोकेशन की और इसकी शेप की हम बात कर लेते हैं। तो भाई अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये बिल्कुल जो हमारी नेक की बेस होती है, जैसे हमारी नेक ख़त्म होती है तो वहाँ से हमारी ट्रेकिया शुरू हो जाती है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, जहाँ से हम साँस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल उसके फ्रंट पे लगा हुआ होता है, जैसे कि आपको उसके इस इमेज के अंदर दिखाया जा रहा है। ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है और ये बायलॉब्ड होता है। इसके 2 लोब होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है वो बटरफ्लाई होती है। बाज़ औक़ात कभी-कभी आप लोगों से टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो थायरॉइड ग्लैंड होते हैं ये पैर के अंदर मौजूद होते हैं। बिल्कुल हमारी जो नेक की बेस होती है उसके बिल्कुल ट्रेकिया के फ्रंट पे लगे हुए होते हैं सामने, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। बायलॉब्ड होते हैं, इनके 2 लोब्ड होते हैं, जैसा कि इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं। दूसरा, इनकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस थायरॉइड ग्लैंड से जो है वो 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एक का नाम है कैल्सिटोनिन, सेकंड वन का नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे हम T3 कहते हैं, और सेकंड का जो नाम है वो है थायरॉक्सिन या फिर उसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। अच्छा, इसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 आयोडीन पाए जाते हैं, और इसको हम टेट्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर 4 आयोडीन पाए जाते हैं। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो T3 और T4 हैं ये कौन-सी केमिकल नेचर हार्मोन की रखते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन के। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। अच्छा, थोड़ा-सा इसके हम फंक्शन के ऊपर जो है डिस्कस कर लेते हैं, जितने आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, और कुछ फेडरल की बातें भी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो T3 और जो T4 होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिज़्म के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज़्म होती है उसके अंदर T3 एंड T4 का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जिस तरह से ये ग्लूकोज़ की जो है वो मेटाबॉलिज़्म करवाते हैं, एनर्जी वगैरह प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। उसके अलावा लिवर के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करते हैं। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं कुछ कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी 50% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ जाएगी तो फिर उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है ब्लड वेसल की, वो हो जाती है। खैर, ये कहता है कि उसके अलावा इसका जो काम होता है इन हार्मोन्स का वो ये होता है कि इंक्रीज ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटन। बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने याद रखना है जो चाइल्ड होते हैं ना, उनके अंदर जो स्केलेटन की ग्रोथ और जो मैच्योरेशन होती है उनके अंदर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये कम हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए, तो बच्चों के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो इंशाल्लाह हम इसके अब नॉर्मल आउटपुट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी मोटिलिटी को भी मेंटेन करने के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बच्चों के अंदर ये फिजिकल ग्रोथ के लिए, यानी कि स्केलेटन वगैरह जो मसल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर भी इन दोनों हार्मोन का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, ये तो था T3 एंड T4 के बारे में। अब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कैल्सिटोनिन के बारे में। ये कैल्सिटोनिन आपकी बॉडी से तब रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से तब रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ हो। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब कैल्शियम का लेवल लो होता है तो उस वक्त कोई और हार्मोन सीक्रेट होता है। ये तब सीक्रेट होता है जब कैल्शियम का लेवल क्या हो, इंक्रीज हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा होगा तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट होगा, और ये क्या करेगा, जो भी एक्सेसिव कैल्शियम ब्लड के अंदर मौजूद होगा ना, उसको जाके बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि आपको पता है बोन्स एज अ स्टोरेज हाउस भी काम करती है मिनरल्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम बढ़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि किडनी से जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है उसको भी जाके रोक दे, और इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको भी जाके ये क्या कर दे, रोक दे। तो लिखा हुआ है कि इनहेबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी एंड इंटेस्टाइन। किडनी और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब होने नहीं देगा। इंटेस्टाइन वाला फीसिस से पास आउट करवा देगा और किडनी वाला यूरिन से पास आउट करवा देगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो कैल्शियम का लेवल बढ़ चुका है। हम खुद उसको एडजस्ट कर रहे हैं बोन्स के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये कैल्सिटोनिन का छोटा सा जो फंक्शन है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से।
अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके एबनॉर्मल थायराइड आउटपुट के ऊपर कि कौन कौन से जो हैं वो इसके एबनॉर्मल जो है आउटपुट हो सकते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज़्म के ऊपर। भई आप लोगों को पता है कि हाइपोथायरॉयडिज़्म का मतलब क्या होगा कि लो लेवल ऑफ T3 एंड T4। जब T3 और T4 का लेवल कम हो जाए तो उसको हाइपोथायरॉयडिज़्म कहा जाता है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक कंडीशन हो जाती है जिसका नाम मैक्सिडीमा है। बहुत बार ये आपकी प्री एंट्री की टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिडीमा ओवर सिक्रेशन की वजह से होती है या लो सिक्रेशन की वजह से, तो ये लो सिक्रेशन की वजह से होती है। ये भी पूछ लेते हैं कि मैक्सिडीमा जो है वो कौन से ग्लैंड का डिसऑर्डर है, तो ये थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है। भाई क्या होगा जब इसकी प्रोडक्शन लो होगी, तो आप क्या समझते हैं मेटाबॉलिज्म होगा? नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वेट क्या हो जाएगा? ओवरवेट हो जाएगा। और जितना वेट ओवर होगा वो इंसान उतना स्लगिश होता जाएगा, सुस्त होता जाएगा। अच्छा, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो बॉडी के अंदर वाटर का जो लेवल है ना वो भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में वाटर प्रोड्यूस होता है जिसे हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। तो उसकी वजह से जो स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है और हेयर लॉस होने लग जाते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। भाई जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो हीट प्रोड्यूस भी नहीं होगी, तो इनको क्या होता है, फीलिंग चिल्ड, यानी कि ये जो कोल्ड वगैरह का सिस्टम है इनका आउट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही और फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, यानी कि फीसिस को पास आउट करने में डिफिकल्टी होती है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से पता है आपको पाइल्स हो जाते हैं, हेमराइड्स हो जाते हैं, जो कि मैं न्यूट्रिशन के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ। खैर, ये कहता है कि ये तो तब की बातें जब ये एडल्ट के अंदर इस तरह से हो जाए ना। अगर बच्चों के अंदर कंडीशन ऐसी हो जाए हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसे क्रेटिनिज्म कहा जाता है। तो देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकते हैं ना कि मैक्सिडिमा और क्रेटिनिज्म में क्या फ़र्क है। तो क्रेटिनिज्म जो है वो अर्ली एज यानी बच्चों के अंदर होती है और मैक्सिडिमा जो है वो ज़्यादातर बड़ों के अंदर होती है। तो क्रेटिनिज्म में क्या होगा, जो बच्चों की ग्रोथ होगी वो स्टंट हो जाएगी और उनकी जो मेंटलिटी है ना वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ना मेंटल डेवलपमेंट के अंदर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बच्चे मेंटली रिटार्ड होते हैं। आपने वो फिल्म देखी होगी जादू, ऋतिक रोशन वाली, तो उसके अंदर आपने देखा होगा वो हो तो बड़ा जाता है लेकिन उसका जहन बच्चों वाला होता है। दिस इज कॉल्ड इज मेंटल रिटार्डेशन। उसके अलावा इनके पास कोर्स ऑफ फेशियल फीचर्स हो जाते हैं, यानी इनके जो फेस के फीचर्स हैं ना वो थोड़े से एबनॉर्मल हो जाते हैं, लाइक इन दिस। जैसा कि इन 3 बच्चों के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि इनके जो फीचर्स हैं फेस के वो एबनॉर्मल होते जा रहे हैं। सो दिस इज अकर ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। तो मुझे उम्मीद है कि हाइपोथायरॉयडिज्म आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब क्या होता है, अबव, यानी कि जब T3 और T4 का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज हो जाती है। ग्रेव्स एक साइंसदान का नाम है जिसने सबसे पहले इसे देखा था। अच्छा, इसमें क्या होगा, अब जाहिर सी बात है लेवल ज़्यादा हो गया तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अब जितना मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा उतना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म जब भी रेट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हार्ट बीट, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट भी उनकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी उसका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और हीट की इनटॉलरेंस होती है, इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट होगा उतनी ज़्यादा चीज़ों की मेटाबॉलिज्म होगी, और जब भी चीज़ें टूटती हैं तो तब हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो हीट जो है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, तो वो हीट को इनटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो बॉडी हीट को मेंटेन कैसे करती है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, पर्सपायरेशन होगी, पसीना यहाँ से बाहर निकलेगा, हीट इससे यहाँ से बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो दिस इज कॉल्ड इज प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ऐसे पर्सपायरेशन कहा जाता है। और जाहिर सी बात है अगर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो इनका वेट लॉस भी हो जाएगा। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज की वजह से सबसे जो पहली पहली सिम्टम आती है ना वो है एक्सोप्थाल्मिया। एक्सोप्थाल्मिया के अंदर क्या होता है, ये जो आई बॉल होता है ना इसकी प्रोट्रूशन हो जाती है, ये थोड़ा सा जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाइपरथायरॉयडिज्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हटा के इसके अलावा भी थायराइड ग्लैंड के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जो कि मोस्ट कॉमन है हमारे पास। वो होती है ग्वाइटर। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेलअप हो जाते हैं, सूज जाते हैं और स्किन के बाहर से ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन तब होती है जब आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए।
और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल करना होता है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं फिर इनको हम आयोडीन जो है वो पानी में मिला के ग्लास के अंदर वो इनको प्रिस्क्राइब करते हैं, आप इनको पियो ताकि आपके जो ग्लैंड है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। तो गोइटर क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे इनलार्ज हो जाते हैं ड्यू टू लो इनटेक ऑफ आयोडीन, जब हम आयोडीन का जो है वो कम इनटेक करते हैं। अब इसमें जो फिजियोलॉजी है इसकी थायराइड ग्लैंड की वो नॉर्मल भी रहती है, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर वो एबनॉर्मल भी हो जाती है। अच्छा, अब हम जो है इसी को तो पढ़ ही रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड के साथ इसके बिल्कुल पीछे एक और ग्लैंड लोकेटेड होता है जिसे कहा जाता है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, टोटल ये 4 होते हैं, यहाँ पे ये आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। दीज आर दी पैराथायराइड ग्लैंड्स। भाई क्या काम होता है पैराथायराइड ग्लैंड का, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? लोकेशन तो आपने देख ली, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड पे मौजूद होते हैं, ऊपर वाली साइड पे पी साइज के होते हैं, जिस तरह से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड था, और ये पेयर की फॉर्म में जो है आपके पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। भाई यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम क्या है, पैराथॉर्मोन। अब ये जो पैराथॉर्मोन है और जो कैल्सीटोनिन है, ये एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, क्योंकि जो कैल्सीटोनिन था वो तब सीक्रेट हो रहा था जब कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ था। पैराथॉर्मोन तब सीक्रेट होता है जब कैल्शियम का लेवल लो हो। देखो दोनों में कितना फर्क है। तो ये एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन है जो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, तो एक तो हमने ये पढ़े हैं, दूसरे आगे भी आएंगे, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये तब सीक्रेट होता है जब कैल्शियम का लेवल क्या हो, ब्लड के अंदर लो हो, और कैल्सीटोनिन तब होता है जब कैल्शियम का लेवल हाई हो। बहरहाल जब कैल्शियम लो होगा तो ये क्या करेंगे, ये जाके किडनी से और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वहां से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालेंगे और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेंगे। अच्छा देखें, किडनी और ऑस्टियोब्लास्ट सेल, किडनी के अंदर तो बात समझ आती है, जो फिल्ट्रेट होके जाता है उसको निकाल लेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन के सेल होते हैं जो कि बोन डिसॉल्विंग सेल कहलाते हैं। हमने पढ़े थे, एक ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो कि बोन बनाते हैं, दूसरे ऑस्टियोसाइट होते हैं जो कि बोन को मेच्योर करते हैं, एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन को डिसॉल्व करते हैं, तभी तो हमारी बोन एक प्रॉपर आज शेप के अंदर मौजूद है। बोन एक लिविंग टिश्यू है, वो ग्रो करता रहता है, तो उसको ये ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रॉपर शेप के अंदर रखते हैं। तो जब बोन को वो तोड़ते हैं तो वहां से कैल्शियम निकलता है, और वो कैल्शियम फिर किसको सप्लाई किया जाता है, ब्लड को सप्लाई किया जाता है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि अगर ऐसा हो जाए कि किसी तरीके से जो कैल्सीटोनिन है या फिर ये जो पैराथॉर्मोन है, इसका लेवल जब इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल से ज़्यादा कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालेगा। तो जो पीछे बोन्स हैं बेटा, वो सारी की सारी वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, टूटने लग जाएंगी। तो इसकी ओवर प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदा होती है। अच्छा, इसकी अगर लो प्रोडक्शन होगी तो आपको बताया कि हमारी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो कैल्शियम आयन के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमने पूरा न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था, वो पूरा का पूरा कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता है कि किडनी के अंदर जो स्टोन होते हैं वो भी ज़्यादातर किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की वजह से। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की वजह से। तो यानी इनका कम लेवल, इनका ज़्यादा लेवल, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। यही ओवर सिक्रेशन आप कैल्सीटोनिन में भी देख लो, यही ओवर सिक्रेशन आप पैराथॉर्मोन हार्मोन के अंदर भी देख लो। अच्छा, उसके अलावा भी ये क्या करता है बेचारा, कोशिश करता है कि लीवर को और किडनी को क्या करे, स्टिमुलेट करे, एक्टिवेट करे कि वो विटामिन डी को बनाए, विटामिन डी को एक्टिवेट करें, ताकि विटामिन डी इंटेस्टाइन से जाके कैल्शियम को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। किडनी से तो कर ही रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल से कर रहा है, तो इंटेस्टाइन से भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। मैंने आपको बताया कि जब इसका लो लेवल होगा तो टैटनी हो जाएगी। ये एक मसल की डिजीज जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिसे हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। न्यूरल इम्बैलेंस हो जाता है, इसी चैप्टर के हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है। जब इसका हाई लेवल होता है तो फिर किडनी स्टोन भी हो सकता है, ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, और मज़े की बात थायराइड ट्यूमर भी हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, इवन मेरा अपना जो भाई था उसको भी थायराइड का कैंसर था, लेकिन उसका रीज़न कुछ और था। तो थायराइड ट्यूमर भी हो सकता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, इसका पैराथॉर्मोन हार्मोन। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो बैलेंस रखना पड़ता है बॉडी के अंदर, और बॉडी इन सारी चीज़ों को जो है वो खुद एडजस्ट करती है थ्रू द फीडबैक सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ग्लैंड आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे। जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ता जा रहा हूँ, अभी जहन में आया है कि इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए जो फैक्टर आता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, उसका नाम आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।